हेलो एवरीवन, आज हम एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो पॉल्यूशन करेंगे वो है वाटर पॉल्यूशन। यस, तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, जब उसके अंदर कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं। वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, जिससे वाटर पीने लायक नहीं रहता। इट मीन्स वो वाटर क्या हो गया है? वाटर पॉल्यूटेड हो गया है। तो जो भी सब्सटेंस वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं उनको वाटर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। और इन वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो वाटर अफेक्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने 1974 में वाटर की क्लीननेस को इम्पोर्टेंस देते हुए, उसकी इम्पोर्टेंस का ध्यान रखते हुए 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया था, जिस वजह से जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूशन से बचाए जा सकें। सोर्सेज वाटर पॉल्यूशन किन सोर्सेज से हो रहा है? दो सोर्सेज हैं हमारे पास। हमेशा ही हर पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्स भी है पॉल्यूशन के, एंड मैन मेड भी है। नेचुरल सोर्स के अंदर आता है जैसे सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल उड़ करके आ रही है और पानी में चली गई, या विंड स्ट्रॉम आते हैं, जो भी हवा के थ्रू मिट्टी उड़ करके आती है वो पानी में गिर जाती है। एनिमल वेस्ट, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे पानी के अंदर जब होते हैं तो पानी को पोल्यूट कर देते हैं। मैन मेड, यस, ये मैन मेड जो सोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वाटर पॉल्यूशन के लिए। और इसमें जो मैन मेड सोर्सेज में आते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर की है और पेट्रोलियम, कोयला, मेटल इंडस्ट्रीज, जितने भी हैं, अपना सारा वेस्ट वाटर के अंदर डाल देती हैं, जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। जो भी फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, DDT, फर्टिलाइजर्स, ये भी रेन वाटर के साथ बह करके पानी के अंदर आ जाते हैं और पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट जैसे होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो भी एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं वो अपना जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको एक टैंक में डाल करके अंडरग्राउंड दबा देते हैं। ये जो वेस्ट होता है बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होता है, लेकिन इसके चांस होते हैं अगर ये लीक हो गया ग्राउंड वाटर को ये ख़राब कर सकता है, और ग्राउंड वाटर से ये फिर प्लांट ले सकते हैं इसका, और प्लांट से फूड चेन से होता हुआ फिर एनिमल और ह्यूमन को ये अफेक्ट कर सकता है। फिर डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट क्या होते हैं? जो भी हमारे घरों का कूड़ा करकट है या डोमेस्टिक सीवेज है वो भी डायरेक्ट रिवर्स में जा रहा है। जो भी हॉस्पिटल वेस्ट है या जो भी स्कूल वेस्ट है, ये भी कई किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सोर्सेज के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैन मेड सोर्सेज में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमने पढ़ा था, इसमें मैंने बताया था कुछ मेटल की इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना वेस्ट वाटर के अंदर डाल देती है, जिससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। उस वेस्ट में अगर मरकरी बहुत ज़्यादा है तो वो मरकरी क्या करता है? पानी को पोल्यूट कर देता है, और उस पानी में रहने वाले जितनी भी फिशेज़ हैं उनके अंदर वो मरकरी एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस फिश को खाने वाले जो भी लोग होंगे वो उनकी डेथ, या फिर हो सकता है उनको कुछ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकती है। तो इस तरह की जो मरकरी की एक्सेस से जो डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं मीनामाता डिसीज़, जो जापान में बहुत सालों पहले नियर 1956 के अराउंड ऑब्जर्व की गई थी। जापानीज़ जो थे वो जो पॉल्यूटेड वाटर की जो फिशेस थी उनको जो खा रहा था वो इस डिसीज़ से अफेक्ट हो रहे थे। देन कैडमियम है, कैडमियम की वजह से जो डिसीज़ होती है वो है इताई। ये भी जापान में नोटिस की गई थी, जिससे बोन्स में, स्पाइंस में प्रॉब्लम हो गई थी, लोगों के जॉइंट्स प्रॉब्लम हो गई थी, बोन सॉफ्ट हो गई थी। तो ये जो डिसीज़ है ये बेसिकली मरकरी, कैडमियम की एक्सेस से हो रही है, जब इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट डायरेक्ट रिवर में डाल देती हैं, तो इससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है और बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में एक और एग्जांपल DDT का मैं यहाँ बताऊँगी, फूड चेन के थ्रू। DDT वैसे तो बैन हो चुकी है, अभी क्रॉप फील्ड में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैं जो इस एग्जांपल आपको समझा रही हूँ इससे आपको समझ आएगा कि हमें DDT के ऊपर बैन क्यों लगा दिया गया है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीडीटी जो एग्रीकल्चर लैंड में पहले यूज़ की जाती थी क्रॉप फील्ड में हमारे, वहाँ से डीडीटी रेन वाटर के साथ बह करके हमारे वाटर सोर्सेज में आ जाती थी। तो यहाँ पर आप देखोगे डीडीटी का अमाउंट कितना है वाटर में, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, इसको मेज़र किया गया है पार्ट्स पर बिलियन में। देन इसके बाद आप सोचो इस पानी में जो जू प्लैंकटन्स होते हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे जो फ्लोटिंग इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये जू प्लैंकटन्स जब इस डीडीटी को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक जू प्लैंकटन के अंदर इसका अमाउंट दिखा रखा है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पर मिलियन है, यहाँ बिलियन था, यहाँ मिलियन है। अब जैसे जैसे आप देखोगे इस फूड चेन के, तो ये डीडीटी एक्यूमुलेट होती जा रही है, क्योंकि डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको बॉडी डिग्रेड नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ये इकट्ठा होता चला जाएगा फूड चेन के अंदर। अब इस जू प्लैंकटन को जब कोई स्मॉल फिश खाएगी, अब ये जू प्लैंकटन्स ने डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिया, देन उसके बाद जब स्मॉल फिश इन जू प्लैंकटन्स को खाएगी तो एक जू प्लैंकटन में हमें पता है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन है, तो इसने बहुत सारे जू प्लैंकटन्स यहाँ खा लिए, तो इसके अंदर इसका अमाउंट और ज़्यादा हो जाएगा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। अब इसी तरह से अब लार्ज फिश है, वो अब इस फिश को खाएगी तो उसके अंदर और डीडीटी का अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फिशेज अगर ये खाएगी तो इसके अंदर डीडीटी का अमाउंट 2 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। इस लार्ज फिश को कोई फिश ईटिंग बर्ड आकर के खा जाता है तो उसके अंदर डीडीटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देख लो कैसे फूड चेन के अंदर डीडीटी का अमाउंट एक्यूमुलेट होकर के बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो ये जो हर लेवल पर फूड चेन के हर ट्रॉपिक लेवल पर जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो रही है एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, जितने भी ट्रॉपिक लेवल पर ये जा रहे हैं कैसे उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये किस वजह से हो रही है? पोल्यूटेड वाटर की वजह से हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो रही है। अब लास्ट में सबसे ज़्यादा फूड चेन में जो सबसे लास्ट में ये बर्ड है, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर डीडीटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। कैल्शियम की जरूरत पड़ती है इनके एग्स की वो कवरिंग बनाने के लिए। अब कैल्शियम नहीं बन पाएगा तो इनकी जो एग की कवरिंग है वो थिन हो जाएगी, जिससे एग बहुत जल्दी टूट जाएंगे और न्यू बर्ड प्रोड्यूस होने से पहले ही वो एग खत्म हो जाएगा, तो न्यू बर्ड पॉपुलेशन नहीं बनेगी, बर्ड पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक पॉल्यूटेड वाटर कैसे बर्ड की पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहा है। और आप ये सोचें कि इस फिश को अगर ह्यूमन खा ले तो ह्यूमन के अंदर भी डीडीटी का अमाउंट चला जाएगा, इससे ह्यूमन की हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस डीडीटी के ऊपर बैन लगा दी, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को, बर्ड को और भी फिशेस को सबको अफेक्ट कर रही थी। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज की, डोमेस्टिक वेस्ट की, जो हमारे घरों से आता है। बहुत सारे सिटीज़ टाउन्स में जो लोग रहते हैं उनके घरों से जो भी वेस्ट आता है, इट कंट्रीब्यूट द डोमेस्टिक सीवेज। ओके, तो इस सीवेज में आप देखोगे हमारे ये सीवेज जब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है तो 99% तो वाटर रहता है। इसके अंदर जो सीवेज से इम्प्यूरिटीज़ आ रही है वो है 0.1% इम्प्यूरिटीज़। ये 0.1% इम्प्यूरिटी सबको लग रहा होगा इतनी कम है, बट ये इतनी सी इम्प्यूरिटीज़ अनफिट होती है फॉर द ह्यूमन यूज़, ठीक है। तो इस 0.1 इम्प्यूरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स, जिसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले आ जाते हैं। सेकेंड, कोलोइडल मटेरियल्स जैसे फीकल मैटर है, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर फाइबर्स, ये आ जाएंगे इसके अंदर। डिजॉल्व्ड मटेरियल्स के अंदर आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। तो ये सारी मिलकर के बनाती है एक, ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। ओके, अगर इस सीवेज को डायरेक्ट रिवर में छोड़ दिया जाए तो रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है जो वाटर को अनफिट बना देगी। तो आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सुना होगा 3rd यूनिट के चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट होता है एरेबिक और एनारेबिक प्रोसेस से।
तो पहले इसको ट्रीट किया जाता है, देन इसको रिवर में छोड़ा जाता है ताकि ये वाटर को ज़्यादा पोल्यूट ना करे। सीवेज में से हमें पता है सॉलिड जो चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट है रिमूव करनी वो ये होते हैं डिजोल्व्ड मटेरियल्स। इसके अंदर जितने भी नाइट्रेट, फॉस्फेट, अदर न्यूट्रिएंट्स या टॉक्सिक मेटल आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इनको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो हम अभी डोमेस्टिक सीवेज की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जो भी बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है उनको तो डिकम्पोजर्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर लेते हैं ईजिली। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस सीवेज को अपना एज अ सबस्ट्रेट समझ करके यूज़ करते हैं और इसको तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तोड़ते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उस ऑक्सीजन की ज़रूरत को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाम से ही ये याद रखना, डिमांड मतलब ऑक्सीजन की डिमांड किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो सीवेज का के अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑफ द सीवेज। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो सीवेज के अंदर प्रेजेंट सारे वेस्ट को ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ सकें। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अभी ग्राफ की वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिखा है। यहाँ पर आप देखोगे दो लाइन है, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन। ब्लू लाइन यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बता रही है और रेड लाइन यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बता रही है। इनका लेवल कब ज़्यादा और कब कम है, यहाँ देखिए ये सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है रिवर के अंदर। जैसे ही सीवेज को हमने डाला तो उस दौरान जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ग्राफ है, रेड लाइन है, आप देखोगे बिल्कुल नीचे, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम है, क्योंकि सीवेज जैसे ही पानी के अंदर जाएगा पानी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और पानी की ऑक्सीजन कम होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ये ऑक्सीजन की डिमांड किसके लिए है, जो भी इस सीवेज को डिग्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम होगी सीवेज की वजह से, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इस सीवेज को डिग्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये सीवेज धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिग्रेड करना शुरू किया तो आप देखोगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया, और जो बीओडी यहाँ ज़्यादा थी उसका अमाउंट यहाँ पर धीरे धीरे, जो ऑक्सीजन की डिमांड थी, जैसे जैसे सीवेज डिग्रेड होता गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो बीओडी डिपेंड करती है, आप ध्यान रखना, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोल्यूटेड वाटर की। जितना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा उतनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमने सीवेज डिस्चार्ज किया है, ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जैसे पोल्यूशन कम होगा वैसे वैसे बीओडी भी कम होती जाएगी। ये पोल्यूशन कम कौन कर रहा है, जो भी यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड कर देती हैं, वो डिग्रेड कर देंगे उनको, सीवेज को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे और धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देंगे। धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। जो यहाँ पर पहले फिशेज़ ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से डिसअपियर हो रही थी और जो क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म थे वो डिसअपियर हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ वो दोबारा से यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये ग्राफ हमें बहुत अच्छे से बता रहा है कि कैसे सीवेज का डिस्चार्ज अगर हम रिवर में डायरेक्ट करते हैं तो कैसे वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, कैसे वो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और ऑक्सीजन डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डोमेस्टिक सीवेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जब एक्सेस अमाउंट में वाटर बॉडीज में इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रोथ करा देते हैं किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे प्लैंक्टोनिक एल्गी की ग्रोथ करा देंगे, जिसको हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर, दे रिड्यूस द water quality and it leads to death of the fishes। ठीक है, कई बार ये इतनी ज़्यादा हो जाती है जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोज करती है। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ग्रोथ ऑफ एल्गी बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम
बहुत ज़्यादा एल्गी जब ग्रो कर जाती है उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए तो इफेक्टिव है ही है, साथ में ह्यूमन हेल्थ और एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा आपने वाटर हियासिंथ के बारे में सुना होगा, वाटर हियासिंथ के बारे में। जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में ये बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी, टेरर ऑफ बंगाल। उधर की तरफ ये बाहर से लाई गई थी वीड बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीव्स। और जैसे ही इसको लाया गया ये पानी में इतनी तेज़ी से फैलने लगी कि इसने वाटर की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी। और जैसे ही पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, जो भी एक्वेटिक लाइफ थी उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो एक्वेटिक लाइफ इससे क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। बहुत ज़्यादा फिशेस इस वजह से मरने लगी थी। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वाटर हियासिंथ का, इसका साइंटिफिक नेम है आइकोर्निया क्रैसिप्स। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम याद रखना है आपको। इस वजह से भी पानी बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लो पोल्यूट हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रही थी, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस तरह से कोई भी जो चाहे डोमेस्टिक सीवेज है, सीवेज फ्रॉम होम और हॉस्पिटल, अगर कोई भी वेस्ट डायरेक्टली रिवर के अंदर डाल दिया जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ये बहुत सारी डिसीज़ कोज करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर वो पानी पी लिया जाए तो वो बहुत सारी डिसीज़ कोज कर सकता है, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड, जॉन्डिस एट्सेट्रा। तो हमें वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए सीवेज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं इंडिया में, ताकि वाटर ज़्यादा पोल्यूट ना हो रिवर्स का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूट्रोफिकेशन। ये भी जुड़ा हुआ है वाटर पॉल्यूशन से ही। इट मीन्स द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। एजिंग मीन्स चेंज, हर ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। ऐसे ही जो लेक है ये भी ओल्डर एंड ओल्डर होती जाती है, उसके अंदर भी कुछ चेंज आता रहता है। कैसे? बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। इसी के पानी के ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस लेक की एजिंग को बढ़ा देते हैं। जैसे पहले जो स्टार्टिंग में जो लेक है, बिल्कुल इसका जो वाटर है क्लियर एंड कूल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर स्ट्रीम से वाटर आता रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते चले जाएंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स? बेसिकली यहाँ पर दो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है लेक के अंदर, वो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये जब लेक के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, इस लेक को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। धीरे धीरे ये प्लांट एंड एनिमल ग्रो करते करते इनका जो वेस्ट है, और यू कैन से जब ये प्लांट एनिमल खुद से भी जब मर जाते हैं, जैसे ये लेक है हमारे पास, ये लेक के अंदर ये प्लांट एनिमल का वेस्ट है, या प्लांट एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो यहाँ पर ये नीचे बॉटम ऑफ लेक पर इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो लेक का क्लियर एंड कूल वाटर होता है वो प्लांट एनिमल्स की ग्रोथ से, उनके वेस्ट की वजह से क्या हो जाता है, वार्मर एंड शैलोअर हो जाता है, ठीक है। अब देखो पानी का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, पहले ठंडा था, अब धीरे धीरे, और इसमें टाइम लगा, बहुत सौ से हजार साल लग जाते हैं इस चीज़ को बनने में। तो अब पानी क्या हो गया, लेक का वार्मर हो गया, शैलोअर हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो ऑर्गेनिज्म कूल वाटर के अंदर ग्रो कर रहे थे, कुछ प्लांट ग्रो कर रहे थे, अब वो ग्रो नहीं करेंगे, अब दूसरे तरह के प्लांट एनिमल यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी ये जो बॉटम पे जो वेस्ट इकट्ठा हुआ था एनिमल और प्लांट का ऑर्गेनिक वेस्ट, अब ये एज अ सोइल का काम करने लग जाएगा, और यहाँ पर सबसे पहले मार्शी प्लांट डेवलप होना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि उनको और न्यूट्रिशन यहाँ से मिल रहा है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद यहाँ पर बहुत धीरे धीरे फिर बड़े बड़े ट्रीज ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा ये लेक कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर,
लैंड के अंदर, कैसे एक्वेटिक लाइफ थी और कैसे ये एक टेरेस्ट्रियल लाइफ में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पर समझ लिया होगा एजिंग ऑफ लेक कैसे हुई है, बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। यहाँ से वाटर आया लेक के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिस वजह से लेक के अंदर प्लांट एनिमल्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया। उनका वेस्ट और उनकी डेड बॉडीज यहाँ लेक के नीचे बॉटम पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जिस वजह से यहाँ पर जो पानी था पहले ठंडा और क्लियर था, लेकिन अब धीरे धीरे वार्मर एंड शैलोर बनता चला गया, जिस वजह से यहाँ पर दूसरे तरह के प्लांट्स और एनिमल डेवलप करने लगे। तो मार्शी प्लांट डेवलप हुए, फिर फ्लोटिंग प्लांट्स हुए, फिर ट्रीज हुए। तो एक तरह से लास्ट में जाते जाते लेक जो है वो लैंड में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरा भी मेथड होता है इसका, एक ये तो था नेचुरल एजिंग, ठीक है, देखो एक नेचुरल एजिंग, इसमें एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी होता है। एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन आप समझ गए होंगे। यूट्रोफिकेशन स्पेशली जो वेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज से लेक के अंदर जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो इनके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट होते हैं, न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, जिस वजह से लेक के अंदर अभी तो ये धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्गी फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये एल्गी क्या करेगी, ये एल्गी सारी ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या हो जाएगी, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है, फिशेस वगैरह जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर एल्गल ब्लूम को प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये एल्गल ब्लूम क्या कर देता है, सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके एक्वेटिक जो फिशेस होती हैं उनको अफेक्ट करता है, साथ के साथ ह्यूमन हेल्थ और एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये यूट्रोफिकेशन एक तो नेचुरल होता है, बाय स्ट्रीम्स कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं लेक के अंदर, और एक एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन जो बहुत फास्ट तरीके से होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे लेक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, स्पेशली जो एल्गी ग्रो करती है, वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो ऑक्सीजन को सोख लेती है और एक्वेटिक लाइफ को ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लगाए जाते हैं, तो वो वहाँ का जो पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से जो ऑर्गेनिज्म हीट सेंसिटिव होते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो पानी है, ये गर्म पानी, ये एज अ पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है। तो इससे भी बहुत सारा पानी के अंदर जो ग्रो होने वाला फ्लोरा एंड फ्योना है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी वाटर पॉल्यूशन की हम एक केस स्टडी करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे मेथड अपना करके हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट वाटर को और जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट कैसे करेंगे, उसको कैसे हम लेस पॉल्यूटेड बनाएंगे ताकि फिर वो रिवर में छोड़ा जाए और रिवर का वाटर पॉल्यूट ना हो। तो ये केस स्टडी है, केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इस केस स्टडी में हम पढ़ेंगे जो एर्केटा टाउन के लोग थे, कैलिफोर्निया के नॉर्थ साइड में है ये टाउन, वहाँ के लोग प्लस में हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट, इन दोनों ने मिल करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसके थ्रू वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता था ताकि वो वाटर लेस पॉल्यूटेड होकर के बाहर आए। तो ये प्रोजेक्ट 2 स्टेजेस में किया गया। सबसे पहली जो स्टेज थी वाटर को प्यूरिफाई करने की, वो फिजिकल प्रोसेस थी, लाइक सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। उसके बाद भी कुछ वाटर के अंदर ऐसे पॉल्यूटेंट्स थे, लाइक कुछ मेटल टॉक्सिन्स थे, वो अभी भी उसके अंदर बचे हुए थे। देन सेकेंड जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 कनेक्टेड मार्शेस ऐसे सीरीज में बनाए, ठीक है, ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्श लैंड के अंदर इन्होंने 6 मार्शेस एरिया बना दिए और उनको कनेक्ट कर दिया, और उसके अंदर इन्होंने ग्रो कराए प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको ग्रो करा दिया। और जब वाटर इनके अंदर से, वो पोल्यूटेड वाटर जिसके अंदर अभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बाकी थे, जब इनके अंदर से गया और बाहर जब वो पानी आया तो क्या हुआ, उसमें पता चला कि इन्होंने ये जो प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस थे, इन्होंने न्यूट्रलाइज करा उन पोल्यूटेंट्स को, एब्जॉर्ब कर लिया, देन एसिमिलेट द पोल्यूटेंट्स। इस तरह से जो वाटर जब बाहर मार्शेस एरिया में लास्ट में जब निकला तो वो वाटर था बिल्कुल ही नेचुरल रूप से प्यूरिफाई हुआ।
तो इस तरह से जो ये दो लोगों ने मिलकर के, जो यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट और जो एक टाउन के लोगों ने मिलकर के जो ये प्रोजेक्ट बनाया, इसका नाम रखा गया फ्रेंड्स ऑफ आर्केटाम मार्श। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं FOAM, फोम। ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हमने देखा कैसे एक नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड से कैसे वाटर को प्यूरिफाई किया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर हम भी अपने आसपास के एरिया में करें तो हम जितना भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि रिवर के अंदर जब भी वो पानी डाला जाए तो रिवर का वाटर पॉल्यूट ना हो। हम किसी भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करके जब रिवर में डालते हैं तो इससे रिवर वाटर पॉल्यूट नहीं होता। एक और वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का हमारे पास मेथड है बाय क्रिएटिंग द इकोसेंट टॉयलेट, ऑल्सो कॉल्ड ड्राई टॉयलेट। इनको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमें पता है किसी भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटा। दैट्स वाई वी ऑल हैव अ सीवेज सिस्टम इन आवर हाउसेज। सोचो अगर ये सीवेज सिस्टम की ज़रूरत ही ना हो, सोचो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, तो इससे क्या होगा? जो सीवेज सिस्टम है, जो सीवेज डिस्चार्ज किया जाता है हर साल रिवर्स के अंदर, जिससे रिवर का वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वो बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? इकोसेंट टॉयलेट ऐसे टॉयलेट्स हैं जहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे हम किसी भी तरह के जो सीवेज से होने वाला पोल्यूशन है उसे रोका जा सकता है। सस्टेनेबल सिस्टम है ये फॉर हैंडलिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं ताकि आने वाली जनरेशन को पॉल्यूटेड वाटर ना मिले, क्योंकि ज़्यादातर वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है वो सीवेज डिस्चार्ज की वजह से हो रहा है। ये जो सीवेज हमारे घरों में जो सीवेज सिस्टम लगे हुए हैं ये डायरेक्टली जब डिस्चार्ज कर दी जाती है। तो कुछ एरियाज़ में, केरला और श्रीलंका के कुछ एरियाज़ में ऐसे वर्किंग इकोसेंट टॉयलेट्स बना दिए गए हैं और धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बना दिए जाएंगे ताकि वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा इस दौरान जो होता है, जो वाटर से रिमूव नहीं किया जाता, ड्राई ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकल किया जा सकता है टू मेक द फर्टिलाइजर्स, टू मेक द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स सिंथेसाइज किए जाते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा इल इफेक्ट्स हैं, उनका यूज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स श्रीलंका और केरला के कुछ इलाकों में बना दिए गए हैं और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड बना दिए जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सीवेज डिस्चार्ज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोक सके। तो यहाँ पर हमारा वाटर पॉल्यूशन टॉपिक कंप्लीट होता है।